नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी के अमेरिका दौरे से बीजेपी की घबराहट बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी किन लोगों से के बीच जा रहे हैं, किन लोगों से संवाद कर रहे हैं, उनसे कौन से सवाल हो रहे हैं और उनके कैसे जवाब राहुल दे रहे हैं, इन सब पर बीजेपी आंख कान लगाए बैठी है। राहुल गांधी बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं, यह बात अब खुद बीजेपी ही साबित कर रही है, क्योंकि दूसरे दलों के नेता भी विदेश यात्राओं पर जाते हैं लेकिन उनके दौरे पर बीजेपी की टिप्पणियां दिखाई नहीं देती। लेकिन राहुल गांधी की विदेश यात्रा की खबर लगते ही बीजेपी का डर साफ दिखाई देने लगता है। इस डर को दूर करने के लिए बीजेपी राहुल की बातों की चीर फाड़ करके उसमें कमियां निकालना शुरू करती है, लेकिन इसमें भी बीजेपी का ही नुकसान होता है। कल आपने देखा था कि टेक्सास के डलास में राहुल गांधी ने जो बोला उसे किस तरह बीजेपी ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया, लेकिन राहुल इन सब से बेफिक्र अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया में यह सब नॉन स्टॉप चलता रहता है और उनके खिलाफ बातें होती रहती हैं। आइए जरा सुनते हैं कल जो कुछ कहा था राहुल गांधी ने, उसके बाद आज क्या कुछ हुआ। अभी तक राहुल गांधी 4 अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले चुके हैं और उनमें से कल से आज तक जो कुछ हो रहा है और हिंदुस्तान में क्यों हंगामा मचा हुआ है, इसी पर निगाहें टिकी हुई हैं। पहले इस बाइट को सुनिए, राहुल गांधी के इस बयान को सुनिए। It's always nice to hear Sam Pitroda with his experience. He was saying that his words get twisted. But now वो सबके साथ होता है, इंडिया में नॉन स्टॉप होता है, मीडिया का यही काम बचा है या वो चल रहा है। But I don't know if you've noticed that something has definitely changed after the election results. You know, people come sometimes while I'm in Delhi. People will. I'm driving in the car. Sometimes they'll make me open the window, and they'll say, डर निकल गया, डर नहीं लगता अब डर नहीं लगता, डर गायब हो गया। तो इट्स इंटरेस्टिंग टू मी दैट बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया, एजेंसीज का दबाव, मीडिया का दबाव, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, छोटे बिजनेसेस पे, मीडियम साइज बिजनेसेस पे, और 1 सेकंड में सब गायब हो गया। अजीब सी बात है, मतलब सालों लगे उस डर को पैदा करने में, सालों लगे, प्लानिंग चली, पैसा लगा और 1 सेकंड में खत्म। और वो दिखता है अब, you can see it, I see it, I get to see it in Parliament. I see the Prime Minister right up front, and I can tell you that the idea of Mr. Modi, 56-inch chest, direct connection with God, that's all gone. It's history now. तो सुन रहे थे आप, यहां राहुल गांधी को साफ साफ कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का 56 इंची सीना और कनेक्शन विद गॉड, भगवान के साथ उनका जो कनेक्शन, ये सारी चीजें अब खत्म हो चुकी हैं, ये इतिहास की बातें हो चुकी हैं। इसके अलावा इंडिया में सब कुछ चलता है, मीडिया का काम क्या है और मीडिया किस ढंग से यहां बढ़ा चढ़ा के चीजों को, खबरों को दिखाता है, ये सारी बातें राहुल गांधी रखते हुए, राहुल ने एक तरफ उस मीडिया की पोल इसके साथ ही खोलकर रख दी जो तथ्यों की पड़ताल किए बगैर बीजेपी के प्रचारित एजेंडे को धार देने में अपना योगदान देता है, तो दूसरी तरफ उन्होंने सरकार की पोल भी खोल दी। अब पहले जैसा माहौल नहीं रहा जिसमें आम लोगों के बीच सत्ता का डर बना रहता है।
ये सारी बातें राहुल गांधी कह रहे हैं। 2024 के चुनावी नतीजों ने देश की राजनीति में बड़ा बदलाव किया और यह बदलाव संसद से लेकर सड़क तक महसूस किया जा सकता है। इस बात को राहुल गांधी ने बड़े कायदे से आज समझाया है। लेकिन बीजेपी के लिए राहुल की बात में सबसे बड़ा झटका यह रहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस छवि को अब इतिहास बता दिया है जिसे बीजेपी के प्रचार तंत्र ने बड़ी मेहनत से 10-15 वर्षों में बनाया है। चाहे कैमरा हो या माला पहनना हो, मोदी के साथ और उनके करीब कोई नहीं आ सकता। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जहां चलते हैं और कैमरा अगर है सामने तो किसी को भी वो किनारे कर देते हैं और कैमरे पे सिर्फ और सिर्फ वो नजर आते हैं। माला पहनने की बात भी होती है तो ऐसा ही होता है। इस बात के गवाह हम सब हैं। आपने भी कई ऐसे विजुअल्स देखे हैं, हमने भी देखे हैं और इसी चैनल के जरिए हमने आप तक पहुंचाए भी हैं। लेकिन अब यह सब हिस्ट्री हो गया है। यह बात राहुल गांधी ने बता दिया है। आइए जरा एक दूसरी बाइट सुनते हैं। इतिहास की बात राहुल गांधी जो कह रहे थे, इसी को जरा और विस्तार से सुनिए। I don't know if you've noticed that something has definitely changed after the election results. People come sometimes. Thank you. While I'm in Delhi, some people will. I'm driving in the car. Sometimes they make me open the window, and they'll say, डर निकल गया, डर नहीं लगता, अब डर नहीं लगता, डर गायब हो गया। तो इतिहास की बात हो गई, डर निकल गया। 2024 के चुनाव के बाद से लोगों के बीच, लोगों के दिलो दिमाग से अगर डर निकल गया तो यह छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है। राहुल की बातों का बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं बचता तो वो पहले से ज्यादा तीखे हमले उन पर करने लगती है। आज भी यही हुआ है। राहुल ने देश में समानता और सबके लिए सम्मान की बात को अपने तरीके से एक एग्जाम्पल के साथ पेश किया तो बीजेपी ने उसमें सिख शब्द पकड़कर हमला करना शुरू कर दिया। राहुल ने क्या कुछ कहा था, ये पहले देख लेते हैं। यहां सिख समुदाय को लेकर राहुल गांधी के ऊपर हमला हो रहा है। राहुल गांधी ने दरअसल किया यह था कि अपने इसी ऑडियंस में से किसी एक से पूछा कि आपका नाम क्या है। उन्होंने बताया नाम अपना, कोई सिंह बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप सिख हैं और वो दिख भी रहे थे सिख की तरह। और उसके बाद उन्होंने बताया कि समानता और सम्मान की बात कैसे हिंदुस्तान में अब खत्म हो रही है और उसी का जिक्र करते हुए पहले उनकी जुबानी सुन लेते हैं, राहुल गांधी की जुबानी, और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्यों यहां हंगामा मचा हुआ है, क्यों हिंदुस्तान में घमासान है राहुल गांधी के बयान पर, यह सब कुछ समझेंगे। और राहुल गांधी सीधा हमला बीजेपी और आरएसएस पर क्यों कर रहे हैं, क्यों राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का 56 इंची और गॉड से कनेक्शन ये सब अब इतिहास बन चुका है। ये सारी बातें राहुल गांधी अगर उधर कह रहे हैं तो यहां परेशान और तिलमिलाई हुई बीजेपी क्यों नजर आती है। पहले सुनिए ये बयान राहुल गांधी का जिस पर हंगामा मचा हुआ है, सुनिए। First of all, you have to understand what the fight is about. Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? Brother, here with the turban. What is your name? Balinder Singh. The fight is about whether he, as a Sikh, is going to be allowed to wear his turban in India. Or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India. Or he as a Sikh is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him. For all religions. Fight is also about, I can see here in the crowd, people from Tamil Nadu, Punjab, Haryana. I can see all these people. Telangana, Karnataka, Andhra Pradesh. Right? So now, see, when I say Kerala, now, see, I've been a member of parliament for Kerala. So when I say Kerala, first Maharashtra, Andhra Pradesh now. So first when you don't understand these things, you say Kerala is just a simple word. Or you say Punjab, simple word. But these are not simple words. This is your history, your language, your tradition,
Your entire imagination is in these words. And what the RSS is basically saying is that certain states are inferior to other states. Certain languages are inferior to other languages. Certain religions are inferior to other religions. Certain communities are inferior to other communities. This is what the fight is about. We are of the opinion that whether you are from Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, all of you have your history, all of you have your tradition, all of you have your language, and every single one of them is as important as any other one. तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को। सीधा सीधा यहां राहुल गांधी ने जो बात कही, मनिंदर सिंह जी जिनसे पूछा राहुल गांधी ने कि आपका नाम क्या है, बोला कि और मनिंदर सिंह। उसके बाद उन्होंने बताया कि इन्होंने जो पगड़ी पहनी है, जो कड़ा पहना है हाथ में, ये और गुरुद्वारे की बात, ये आज की तारीख में आरएसएस जो चाहता है उस हिसाब से इनको वहां जाने में कल को तकलीफ हो सकती है। यह बात एक धर्म के सम्मान की बात है और उस पर राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसका सीधा मतलब यही है कि हर धर्म एक समान है, हर राज्य, हर भाषा, हर समुदाय बराबर है, कोई किसी से कम या पीछे नहीं है। लेकिन बीजेपी आरएसएस की सोच अलग है। इसमें राहुल ने कहीं भी किसी का अपमान नहीं किया, लेकिन बीजेपी नेताओं ने इस पर फिर से कोर्ट में घसीटने के लिए देश का अपमान करने वाली बातें शुरू कर दी। कहना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी ने देश के सिखों का अपमान किया है, देश का अपमान किया है, और अगर ऐसा फिर से कहा तो कोर्ट में घसीटेंगे। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा है कि मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं कि वो सिखों के बारे में जो कह रहे हैं उसे हिंदुस्तान में कहें, मैं उनके खिलाफ केस दर्ज करूंगा, मैं उन्हें कोर्ट में घसीटूंगा। ये कह रहे हैं आरपी सिंह, बीजेपी नेता हैं। वहीं दूसरी तरफ गिरिराज सिंह कह रहे हैं, गिरिराज सिंह ने 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने वाली जो कहावत है उसको याद दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस जो आजादी के बाद तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है, सिखों को खत्म करती रही, अब सबक सिखाने की कोशिश कर रही है। यह बात कह रहे हैं गिरिराज सिंह। लेकिन बीजेपी इस तरह के हमले करके फिर से मोदी का पलड़ा ही कमजोर कर रही है, क्योंकि बीजेपी के हमलों से मोदी उन सवालों से नहीं बच सकते जो उनके 10 साल के शासनकाल में उठने लगे हैं। आज मणिपुर में जो हालात हैं या जम्मू कश्मीर के साथ जैसा सलूक हुआ, उनसे वहां की जनता खुद को कटा हुआ महसूस करती है। और यही बात अल्पसंख्यकों, दलितों, ओबीसी तबकों पर भी लागू होती है, क्योंकि कई ऐसी घटनाएं हैं जिनमें जाति, धर्म या प्रांत के आधार पर भेदभाव हुआ है। राहुल इस भेदभाव को दूर करने की बात करते हैं और बीजेपी इस पर उन्हें घेरती रहती है। बीजेपी की इस प्रतिक्रिया से समझा जा सकता है दोस्तों कि राहुल गांधी नाम की चुनौती का सामना किस तरह करना है, यह बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है बीजेपी के सामने। खैर, आइए इस दिक्कत को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं बीजेपी के लिहाज से अगर देखा जाए तो, और कैसे राहुल गांधी नाम का सामना बीजेपी करेगी। लेकिन राहुल गांधी के पास अभी और वक्त है अमेरिका में। आज रात जब वहां दिन की शुरुआत होगी और वाशिंगटन डीसी में राहुल गांधी हैं, उनके कई सारे कार्यक्रम हैं। उसके अलावा कल राहुल गांधी मीडिया को संबोधित करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहां भी बहुत सारे सवाल उनका इंतजार कर रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या राहुल के सामने बिखर रही है बीजेपी, आखिर क्यों मच गया है घमासान हिंदुस्तान में, जबकि अमेरिका में राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं उस बयान के क्या मायने हैं। इन तमाम मसलों पे, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, आइए उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रविकांत जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, प्रशांत टंडन जी, अनिल सिन्हा जी और पंकज चतुर्वेदी जी हैं। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में, आप सबका भी। सीधे प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रोफेसर साहब, राहुल गांधी मुंह खोलते नहीं हैं कि हिंदुस्तान में बवाल मच जाता है, कारण क्या है? आप तो अभी अभी उनके साथ मंच पे थे इलाहाबाद में, क्या ऐसा कुछ बोल देते हैं? आखिर क्या उन्होंने कह दिया कि यहां हिंदुस्तान में बवाल, या ये सब कुछ राजनीति है और सियासी रोटी सेकने की कोशिश में बीजेपी वहां तक चली जाती है, जिसमें आरक्षण का मसला भी आ जाता है, जिसमें सिखों का मसला भी आ जाता है, जिसमें चीन भी उनको यानी ड्रैगन भी डराने लगता है? क्या है यहां पे? देखिए राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी की हालत ये है
कि वो राहुल गांधी से इतना ज्यादा भयभीत हो चुकी है कि हर बात पर उसे प्रतिक्रिया देना है और घेरने की कोशिश करनी है। लेकिन समस्या ये है कि अब राहुल गांधी पर वो जितना ज्यादा अटैक करेंगे उतना ही ज्यादा पॉलिटिकली राहुल गांधी को फायदा होगा। और ये देश बराबर देख रहा है कि आप राहुल गांधी को किन मुद्दों पर घेर रहे हैं। ये सरकार जिस तरह से निकम्मी और नकारा साबित हुई है अपने 10 साल के शासन में, और लगातार वो लोकतंत्र पर, मीडिया पर, साथ ही साथ संविधान पर जो हमला करती रही है, उसे एक्सपोज किया है राहुल गांधी ने। तो आज धर्म की स्वतंत्रता हो, चाहे दलितों और पिछड़ों के उत्पीड़न का मामला हो, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल हो, मणिपुर का मुद्दा हो, ऐसे तमाम मुद्दे हैं आज की तारीख में जहां मोदी सरकार पूरे तरीके से घिरी हुई है। और इस देश में एकमात्र शख्स राहुल गांधी जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो भारत में हो या भारत के बाहर हो, वो लगातार इस सरकार को नंगा कर रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों में इसको कहना चाहता हूं। तो अब इनको समस्या यही है कि एक्सपोज नहीं होना है। जो मोदी जी ने अपनी छवि बनाई है गोदी मीडिया के जरिए, कारपोरेट पूरा मीडिया के जरिए, जो विदेश में प्रवासी भारतीय हैं उनमें जो खास गुट है आरएसएस से जुड़ा हुआ, हिंदुत्व से जुड़ा हुआ, या गुजराती जो लॉबी है, उस गुजराती लॉबी में भी बेचैनी है कि राहुल गांधी इस तरह से सच क्यों बोल रहे हैं। इसलिए डराना और धमकाना ये इनकी पुरानी कोशिश है। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी इन सब चीजों से बहुत ऊपर जा चुके हैं। अब उसमें बीजेपी कुछ नहीं कर सकती कि राहुल गांधी का आप बाल भी बांका कर जाए। मुझे नहीं लगता कि कुछ भी हो। और एक नहीं, पहले से ही 18-20 मुकदमे हैं राहुल गांधी पर। 2 और मुकदमे आप कर जाइए, 4 और मुकदमे कर जाइए, क्या फर्क पड़ता है उससे। और वो राहुल गांधी है जिनके परनाना 9.5 साल आजादी के आंदोलन में जेल में रहे, तो वो डरेंगे। बीजेपी वो पार्टी है, आरएसएस वो लोग हैं जो लगातार अंग्रेजों की गुलामी करते रहे, अंग्रेजों की चापलूसी करते रहे, माफी मांगते रहे। तो इन्हें डर लगता होगा सच बोलने से, लेकिन राहुल गांधी का जो डीएनए है उसमें राहुल गांधी को कोई डर नहीं लगता। और वो व्यक्ति तब खड़ा होता है जब उसकी कहीं भी आवाज बंद कर दी जाती है। जो कल परसों उन्होंने बोला, जब पूछा गया भारत जोड़ो यात्रा के विषय में, तो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में तो माइक बंद कर दिया जा रहा था, मीडिया में जा रहे थे तो मीडिया दूसरे ढंग से काम कर रहा था, इसलिए वो सीधे लोगों तक पहुंचे। ये जो राहुल गांधी की पहुंच बनी है और जो विश्वसनीयता बढ़ी है राहुल गांधी के लोगों के बीच में, और इसे मैंने स्वयं देखा है, जो जुनून है इस समय इस देश में राहुल गांधी के प्रति, और ये जुनून एक दिन में नहीं आया। और ना वो राहुल गांधी है कि साहब आप केवल गांधी परिवार से उनको जोड़ दीजिए इसलिए उनके प्रति दीवानगी हो। राहुल गांधी ने चोटें खाई हैं, राहुल गांधी ने गालियां सुनी है, राहुल गांधी ने अपमान सुना है, राहुल गांधी ने धमकियां सुनी है, तब जाकर के राहुल गांधी को ये लोगों के दिलों में प्यार नसीब हुआ है। वो राहुल गांधी जो रामचेत से मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं, कुलियों की बात करते हैं, ट्रैक पर जाते हैं, लोकोमोटिव ड्राइवर से मिलते हैं, तो जो इस देश के लोगों के बीच पहुंच चुका है उसे आप कितना डराएंगे, कितना चुप कराने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं लगता कि अब राहुल गांधी का ये कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है जो आपने कहा था वो बिल्कुल 100% सही है कि ये जितना ही राहुल गांधी पर हमला करेंगे उतना ही नरेंद्र मोदी को पॉलिटिकली नुकसान होगा और राहुल गांधी को गेन होगा, क्योंकि राहुल गांधी आज हर लम्हा चर्चे में है। और निगेटिव भी जब प्रचार होता है तो वो जो लोग देख रहे हैं राहुल गांधी को, एक तरफ तो राहुल गांधी के भाषण ही अपने आप में बहुत अलहदा है, बहुत आकर्षित करने वाले हैं, दूसरा जो बीजेपी के समर्थक हैं वो भी देख रहे हैं कि राहुल गांधी पर क्या अटैक हो रहा है। तो राहुल गांधी आज लोगों के आंखों से निकल करके दिलों तक पहुंच चुके हैं, इसलिए राहुल गांधी की राजनीति को फायदा होगा। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी लोगों की राजनीति कर रहे हैं, इसलिए लोगों को फायदा होगा इस राजनीति के जरिए। बीजेपी को जो करना है वो करे, अच्छा ही है। और मैं समझता हूं कि और ज्यादा अटैक करे तो उतना ही ज्यादा विपक्ष मजबूत होगा, राहुल गांधी उतने ही ज्यादा लोकप्रिय होंगे और बीजेपी के समर्थकों के बीच में भी उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। एक वो जो गायक हैं उनका आपने सुना ही होगा, बहुत चर्चे में है,
उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मुझे माफ करना, मैंने नफरत फैलाई वगैरह वगैरह। तो बीजेपी के कई ऐसे लोग जिनका इन्होंने माइंड वॉश किया था, वो अब राहुल गांधी से जुड़ रहे हैं। ये जो काम हो रहा है भारत में, वो पूरे प्रदेश को बदल रहा है और इसीलिए बीजेपी की बेचैनी बढ़ी हुई है और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि राहुल गांधी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के कैसे बोल रहे हैं, राहुल गांधी सच कैसे बोल रहे हैं, सही जवाब कैसे दे रहे हैं। अब वो कहीं ना कहीं कुंठा भी होगी मोदी जी के मन में, बेचारे वो कभी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के नहीं बोलते हैं और पत्रकारों को भी संबोधित करेंगे राहुल गांधी, तो वो भी एक बेचैनी हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के ये जरूर है कि मोदी जी का नुकसान हो रहा है और इस देश की राजनीति बेहतर हो रही है। जी राजीव जी, राजनीति बेहतर हो रही है, मोदी जी का नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या यहां बीजेपी हमलावर है या बीजेपी डर के हमला कर रही है, यह समझना जरूरी। आना चाहता हूं पंकज चतुर्वेदी जी, जरा आपके पास, आपसे भी समझो। आपने दोनों दिनों के राहुल गांधी के भाषण और सवाल जवाब को सुना ही है। जरा आपसे भी समझना चाहता हूं कि जो प्रतिक्रिया यहां हिंदुस्तान में आ रही है, अभी से थोड़ी देर पहले रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप जानते होंगे पहले कानून मंत्री रह चुके हैं और मंत्रिमंडल उनके पास अब नहीं है, मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं है वो। लेकिन सवाल यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल पे ही हमला, गिरिराज सिंह का आपने देख लिया, आरपी सिंह का आपने देख लिया, ऐसे तमाम नेता जो हैं वो राहुल गांधी को जिस भी रूप में हो, सोशल मीडिया के जरिए हो या बाइट्स बयान देकर हो, वो हमला कर रहे हैं। यह डर है या सचमुच हमला है, या यह बेचैनी है कि राहुल गांधी कह क्या रहे हैं, और राहुल गांधी के ऊपर हमला करके क्या यहां कुछ गेन होता हुआ दिखाई देता है बीजेपी को? क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि उस चैप्टर को मैंने क्लोज कर दिया जिस दिन पहली बार जब मैंने वहां सामने सामने भाषण दिया लोकसभा के अंदर, और कह रहे हैं कि 56 इंच और गॉड से कनेक्शन, भगवान से कनेक्शन, ये दोनों खत्म हो चुका है, इतिहास की बातें हो गई हैं, अब डर नहीं है लोगों के अंदर। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, पंकज जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए। अच्छा, आवाज आप दोबारा, मैं इधर से कहता हूं दोबारा आपको जोड़ता हूं, लेकिन जरा जल्दी से आना चाहता हूं। प्रशांत टंडन जी आपके पास, प्रशांत जी जरा पंकज जी दोबारा जुड़ते हैं। यही सवाल, उसी सवाल के साथ, क्या कैसे देखा जाए इसको? क्या यहां एक डर है या हमला है? देखिए राजीव जी, राहुल गांधी अमेरिका में आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं और अमेरिका में जाकर आइडिया ऑफ इंडिया की बात करना, जिस तरीके का आइडिया ऑफ इंडिया भारत के संविधान में है, जो स्वाधीनता के आंदोलन से निकला, जो संविधान हमारा है, उस आइडिया ऑफ इंडिया की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। बीजेपी का आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? बीजेपी का आइडिया ऑफ इंडिया है हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान। और उनके हिंदू में भी तमाम लोग नहीं हैं, उनका हिंदू भी तमाम, उनके हिंदू का मतलब जो है वो सवर्ण हिंदू है, क्योंकि घोड़ी से दलित को उतारना, मूछें रखने पर मारना, ये बातें कोई सिख नहीं कर रहा है किसी हिंदू के साथ, ना कोई मुसलमान कर रहा है। ये वही हिंदू हिंदुस्तान का, हिंदू हिंदी हिंदुस्तान का मॉडल है जो यहाँ दिखता है, जो जिसका एक निशानी लेटरल एंट्री हुई है, अभी वापस हुआ दबाव में। यह है हिंदू हिंदी हिंदुस्तान का मॉडल, लेटरल एंट्री ब्यूरोक्रेसी में। लगभग सभी वाइस चांसलर जो हैं हिंदू अपर कास्ट। ये हो रहा है, जिसकी तरफ राहुल गांधी वहां जाके इशारा कर रहे हैं कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस को आरएसएस ने बर्बाद किया है। आरएसएस को बहुत बड़ा खाद पानी अमेरिका से मिलता है तमाम तरीके से, और वो वहाँ पे वो एचएसएस के नाम से ऑपरेट करते हैं। दूसरी उनकी परेशानी क्या है राजीव जी, जिस वजह से इतना तिलमिलाहट है कि जब राहुल गांधी अमेरिका में जाते हैं और अमेरिका में तुलना आरएसएस की वो मुस्लिम ब्रदरहुड से करते हैं, तो पश्चिम के लोगों को ये बात समझ में आती है। जब वो आरएसएस की क्रियाकलाप बताते हैं
और उनकी आरएसएस की परिभाषा को जो अमेरिकन्स हैं वो एक नस्लवादी कू क्लक्स क्लैन से रिलेट कर पाते हैं। के नाम से जो मशहूर है अमेरिका में, जो नस्लवादी एक गुट है, उससे वो रिलेट कर पाते हैं। आरएसएस को यहाँ परेशानी है राजीव जी कि आरएसएस का तमाम सारे पश्चिम देशों में अब आरएसएस को लेके एक संदेह की स्थिति है, एक संशय की स्थिति है। इनकी अब मॉनिटरिंग होती है वहां पे कि इनकी गतिविधियां क्या हैं, ये वहां कर क्या रहे हैं। तो इस वजह से आरएसएस का जब मुखौटा उतरता है तब यहाँ पे रिएक्शन होता है। और दूसरी राजीव जी बात की, अब वो आलू से सोना बनाने वाले वीडियो का दौर निकल चुका है। अब तमाम लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जो बोलेंगे उसको काट छाट के तोड़ ताड़ के बीजेपी पेश करेगी। ये लोगों की समझ में आ गया है। वो लोगों की समझ में नहीं आता तो ये रिजल्ट नहीं होते हमारे सामने जो है। इस वजह से आरएसएस की परेशानी है। दूसरी एक परेशानी और है कि अमेरिका में अम्बेडकरवादी आंदोलनों का एक अच्छा खासा प्रभाव है और राहुल गांधी अब वहां पे सामाजिक न्याय के विमर्श को लेकर जा रहे हैं। जी प्रभाव इतना है कि कैलिफोर्निया में अम्बेडकरवादी नियम बदलवा देते हैं और वो जाति विभेद को नस्ल विभेद के बराबर लाके खड़ा करवा देते हैं। ये ताकत हमारे जो अम्बेडकरवादी डायस्पोरा है वहां पे अमेरिका में, उसकी ताकत है। तो इस वजह से, और राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस वहां हो रही है, इस वजह से परेशानी है और काफी परेशानी है। दूसरी बात कि बीजेपी किन लोगों को खड़ा कर रही है। गिरिराज सिंह 4,20,000 वोट से जीते थे 2019 में कन्हैया कुमार के खिलाफ। अब 81,000 रह गया उनका मार्जिन। अगर चुनाव ठीक ठाक हुए होते तो इनकी नैया पार नहीं लगती। और गिरिराज सिंह तो जाने जाते हैं, यहाँ जीतेंगे तो वहां पटाखे चलेंगे। इस तरीके के अनर्गल बयानों से अगर आप राहुल गांधी की इमेज को डेंट करना चाहेंगे, कि मतलब आप राहुल गांधी की इमेज को डेंट करने के लिए गिरिराज सिंह और ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को खड़ा करेंगे, तो बीजेपी अपना नुकसान ही करेगी। जिस आइडिया ऑफ इंडिया की बात राहुल कर रहे हैं, वो आइडिया ऑफ इंडिया की इमेज मोदी काल में खराब हुई है तमाम सारे पश्चिम के देशों में। जी डेमोक्रेसी का इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स, क्या यहाँ पर लिंचिंग खबरें वहां नहीं जाती? क्या यहाँ चर्चों पे हमले होते वहां नहीं जाता है? यहाँ जब धरने में बैठे सिख किसान, उनको अगर आप आतंकवादी और खालिस्तानी आपकी सांसद कहेगी तो क्या ये बातें वहां नहीं जाती? सब जाती हैं। अब इंडियन डायस्पोरा बहुत बृहत है और बहुत फैला हुआ है और वो वहाँ अब कम्युनिकेशन एज में हम रह रहे हैं। अभी कोई बोलता है, कंगना रनौत ने भी बोला, 15 मिनट के अंदर अमेरिका में चला जाता है कि क्या बोला कंगना रनौत ने, कि किसान सारे के सारे किसान आंदोलन में वहाँ पे हत्याएं हो रही थी, रेप हो रहे थे। हम आप जाते रहे, हमने तो नहीं देखा। जी ये तो तमाम सारी बातें हैं कि आप किसानों को खालिस्तानी कहोगे, किसानों को आप कहोगे इनको पाकिस्तान से पैसा आता है, ये किसान नहीं है। तब ये आइडिया ऑफ इंडिया को के ऊपर संकट आता है। एक उसकी इमेज खराब होती है विदेशों में। तमाम सारे लोग, एमनेस्टी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस तरीके की स्टडीज छाप रही हैं, बिल्कुल, जहाँ पे लिंचिंग के बारे में, जहाँ पे मुसलमानों के बारे में, जहाँ पे सिखों के बारे में, जहाँ पे ईसाइयों के चर्च के तोड़े जाने पे, मणिपुर की घटना आप सोचिए, यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में डिस्कस हो गई, रेजोल्यूशन पास हो गया, फिर हिंसा का दौर है वहां पे।
ये सब बातें आइडिया ऑफ इंडिया की इमेज को खराब करती हैं। जो राहुल गांधी वहां कह रहे हैं वो ओरिजिनल जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसकी बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और उसकी जो एक्सेप्टेंस है उसको लेकर यहाँ परेशानी है राजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उधर राहुल गांधी हमलावर हैं, जो बातें कह रहे हैं, हमलावर कहें उनको ना कहें, लेकिन इतना है कि जो बातें हैं वो दिल से कह रहे हैं। हिंदुस्तान में अभी तक जो होता रहा और हिंदुस्तान में अभी जो हो रहा है उन सब की बातें वहां राहुल गांधी कर रहे हैं। लेकिन यहां ये बातें जो राहुल वहां कह रहे हैं, यहां बीजेपी को, आरएसएस को नागवार क्यों गुजर रही है? आरएसएस की तरफ से अभी तक प्रतिक्रियाएं नहीं आई हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं खूब आ रही हैं और लगातार राहुल गांधी को घेरने की कोशिश क्यों हो रही है, यह समझना यहां जरूरी है। चाहे सिखों का मामला हो, चाहे आरक्षण की बात हो या चाहे चीन की बात हो, इन सब मसलों पे बीजेपी राहुल गांधी को घेर कर आखिर क्या पाना चाहती है? लेकिन राहुल गांधी इतना ज्यादा तीखा हमला नरेंद्र मोदी पर क्यों कर रहे हैं? पंकज जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी पंकज जी, आपकी आवाज भी आ रही है। आपके पास सीधे आना चाहता हूं। राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं उसका कितना असर बीजेपी के ऊपर पड़ता हुआ आप देखते हैं, और आखिर क्यों यहां तिल मिला जाती है बीजेपी राहुल गांधी की बात, और उसमें भी वो जब विदेश में जाके बोलते हैं तब, और उसके साथ साथ राहुल गांधी को यहां हिंदुस्तान में जो इंडियन लोग जो हैं, हिंदुस्तानी लोग, उनके बीच, जिन आवाम के बीच कहीं ना कहीं राहुल गांधी को फिर से डिफेम करने, बदनाम करने की कोशिश होती है। आखिर क्यों? देखिए, राहुल गांधी की इस यात्रा की तुलना हमको पिछली बार की, अब की बार ट्रंप सरकार के, मोदी के दौरे से करने भी चाहिए और करना भी नहीं चाहिए। मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करते हुए एक विदेशी चुनाव में जिस तरीके से सीधा दखल दिया था, वो भारत के लोकतंत्रात्मक मूल्यों और भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाने वाला। राहुल गांधी इस बार ठीक चुनाव के दौर में वहां पर गए, जब ट्रंप एक बार फिर से मैदान में और उनके सामने कमला हैरिस। इसके पहले स्टालिन वहां पर जाते हैं, बहुत सफल अपने आयोजन करते हैं। शिव कुमार कर्नाटक से वहां पहुंच गए हैं, डीके शिव कुमार। अब आप डीके शिव कुमार, अब आप देखिए वहां पर जो इंडिया डायस्पोरा है उसमें बड़ी संख्या साउथ इंडिया के लोगों की है। जैसे प्रशांत भाई बोल भी रहे थे कि वहां पर जो अम्बेडकराइट मूवमेंट है, या जिसको कह सकते हैं द्रविड़ मूवमेंट की अपनी ताकत है, उनके बीच में जाकर राहुल गांधी का बात करना एक प्रकार से वहां के जो मतदाता हैं उनको भारतीय नजरिए से वोट देने के लिए सोचने में मजबूर करना है। उन्होंने कहीं नहीं बोले कि आप किसको वोट दें, लेकिन व्हाट इज द आइडिया ऑफ इंडिया एंड व्हाट इंडिया डिजायर टू बी इन अमेरिका एंड व्हाट एन इंडियन डिजायर टू बी इन अमेरिका, ये बात उनकी पूरी बातचीत से सामने आई। अब दुर्भाग्य ये है, जैसे कि पिछले 5-7 साल में एक बड़ा कोहराम मचाया गया कि नरेंद्र मोदी की विदेश में बहुत इज्जत है, इसलिए वहां पर जाते हैं तो उनको सुनने को, देखने को बहुत भीड़ आती है। राहुल गांधी का जो 3 दिन का जो दौरा है, जिसके अंदर वो जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं, वहां के डायस्पोरा को मिल रहे हैं, वहां पर अलग अलग अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मिल रहे हैं, वो ये जो उनकी मुलाकात है, पर्सन टू पर्सन मुलाकात है, वो नरेंद्र मोदी की जो छवि बनाई गई थी उसको तोड़ रही है। और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बयान है, मैं अभी तक 21 लोगों को बयान इसमें देख चुका हूं, इसमें शिवराज सिंह से लेकर बहुत सारे हैं। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से लेकर जो ताजे ताजे भारतीय जनता पार्टी में लगे हुए राधिका खेड़ा फेड़ा टाइप के सबको लगा दिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज देखिए कि कोई भी तथ्य में बात नहीं कर पा रहा है जी। भाई, भारत यदि अपनी तुलना करेगा आर्थिक ताकत के रूप में, तो वो अपने से बड़े बेहतर देशों की तुलना करेगा और उस लक्ष्य को पाना चाहेगा। हम मालदीव से थोड़ी ना अपनी तुलना करेंगे। यदि हमने चीन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम एक डिजायर रखते हैं, तो ये राहुल गांधी का एक बड़ा सपना है। उसमें क्या गलत है? एक सिख व्यक्ति को लेकर उन्होंने उदाहरण दिया
कि एक अल्पसंख्यक को अपने चिन्हों के साथ में, अपनी जो पहचान उसके साथ में भारत में जीने का हक होना चाहिए। आप एक उदाहरण बताइए, जैसे परोक्ष अपरोक्ष कई कई समाचारों में आता रहा, जिस सन 84 के दंगे की बात ये आरएसएस और बीजेपी के लोग करते हैं, उसमें तो कई बार ये खबरों में आया है कि उन दंगों में बीजेपी के लोग शामिल थे, आरएसएस के लोग शामिल थे। भाई 1984 से लेकर 2024 तक के इस पूरे दौर में, 40 साल के दौर में लगभग 17 साल भारतीय जनता पार्टी की शासन रहा और 5-6 साल भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चलने वाली सरकार रही। 21 साल में आप ऐसा कौन सा न्याय था जो सिखों को देना चाहते थे और आपने नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? 21 साल कम नहीं होते न्याय देने के लिए। आप झूठा वितंडा कर रहे हैं, आप अपने लोगों को बचाना चाह रहे हैं। और कांग्रेस के टेन्योर में जो लोग भी इस हिंसा में शामिल थे, उनके खिलाफ में प्रोसिक्यूशन हुए हैं, सजा हुई है, ये ऑन रिकॉर्ड है। और यही कारण है पंजाब में कांग्रेस को बार बार उनकी जनता ने चुना। वो सिखिज्म एक मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी पे उनके हमला कर रहे हैं जो जिस प्रकार की बेतुके बयान दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, असल में ये रिवर्स पॉलिटिक्स है। आज से कुछ साल पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ बयान देते थे, कोई क्रिया करते थे, और कांग्रेस की जो तटस्थवादी नीति होती थी कि उस पर प्रतिक्रिया देना या उस पर प्रति आंदोलन खड़ा कर। अब एक मसला पलट गया है। राहुल गांधी अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो जो कहेंगे, जो कुछ कहेंगे, उसको जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करेंगे। भाई देखिए, जो मोदी मीडिया है वो राहुल गांधी के बयान को ऐसे नहीं दिखाएगा, लेकिन गिरिराज सिंह का बयान, आरपी सिंह का बयान, शिवराज सिंह का बयान, ऐसे सब लोगों के बयान के साथ में आपको राहुल गांधी का बयान तो दिखाना पड़ेगा ना जी। वो दिखा देते हूं। तो ये राहुल गांधी बहुत बारीकी से भारत के मीडिया की नब्ज को समझ गए हैं, और वो अपनी बात को कहने के लिए अपनी नेगेटिव जो पब्लिसिटी होती है उसको भी पॉजिटिव पब्लिसिटी बनाकर लोगों के सामने पेश हो रहे हैं। हालांकि यही काम दूसरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए न्यूसेंस वैल्यू हुआ करती थी, है ना। यही हमारे पंतप्रधान ने हम दे हमारा 12 उस टाइप के बयान देते थे वो, और वो उसकी पब्लिसिटी से वो इस जगह पर पहुंचे। और अब लेकिन राहुल गांधी एक देश की बात कर रहे हैं, एक संविधान की बात कर रहे हैं, एक सामंजस्य की बात कर रहे हैं, विविधता में एकता की बात कर रहे हैं, और उस बात में जब कोई खुड़पेश करता है तो भारतीय जो हमारा दर्शक है, भारतीय मतदाता है, भारतीय आम नागरिक है, इस अब समझने लगा है कि भाई ये तो बात ही कोई दूसरी है। जी। जाति जनगणना की बात में हम कहां पे समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं। आप इस चीज को आप देखिए, हम लोग गणपति गणेश चतुर्दशी के त्योहारों को नफरत के लिए फैला रहे। अभी रतलाम से खबर आई, परसों रतलाम ने बोल दिया गणेश जी की प्रतिमा जुलूस से पत्थर चल गए। सीसीटीवी देखा तो मालूम पड़ा वहां पे पत्थर ही नहीं चले थे। ट्रेन हमारी लुढ़क रही है, ट्रेनों की व्यवस्था खराब है। वो कह रहे गैस सिलेंडर से ट्रेन पलटाने की कोशिश हो रही है। वैज्ञानिक प्रूव कर चुके हैं कि गैस सिलेंडर से ट्रेन नहीं पलटेगी। तो ये जो मिस इंफॉर्मेशन, मिसकॉन्सेप्शन के लोग शहंशाह और बादशाह हैं, अब ये ही इनको उल्टा पड़ रहा है। और राहुल गांधी का आप देखिए, दोनों की तुलना देखिए। मोदी जी अमेरिका में जाते हैं, उनकी बात में घमंड होता है, उनकी बात में मैं होता है, चौड़ी छाती है। राहुल गांधी वहां पे जाते हैं, वो देश की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, मैं उसके अंदर कुछ होता ही नहीं। दोनों की आप तुलना देखिए। राहुल गांधी प्रेस को बात करने को तैयार है, मोदी जी प्रेस को बात करने को तैयार नहीं। मोदी जी जो है बड़ी सभा में 500 मीटर दूरी से लोगों पे हाथ हिला के चले जाते हैं। राहुल गांधी है 5 फीट की दूरी से लोगों से मिलते हैं, गले मिलते हैं और आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। वो हर एक की बात का जवाब देते हैं। मोदी जी किसी की बात का जवाब नहीं दिए। ये अमेरिका के दौरों की आप तुलना कर लीजिए उनकी। तो ये जो उनकी कुंठा है, जो उनका फ्रस्ट्रेशन है कि एक रियल लीडर जो है वो रियल लीडर पे कैसे भारी पड़ रहा है,
तो उसकी जो कुंठाएं ये बयानों के जरिए निकल रही है। लेकिन सौभाग्य से ये भारतीय जनमानस के मन में ये जो छवि के बदलाव का दौर चला है, ये हर इस तरीके का बयान से सशक्त होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, राहुल गांधी का जो भाषण है उस भाषण को, दोनों भाषणों को सुनना चाहिए और खुद आप सोचिए कि राहुल गांधी ने क्या सही कहा, क्या गलत कहा। एक बार जल्दी से आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। राहुल गांधी के भाषण को आप भी सुन रहे होंगे और उनसे जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब भी आप सुन रहे होंगे। क्या कुछ कहेंगे आप? राहुल गांधी ने अभी तक जो 4 कार्यक्रमों में जो बातें कही हैं, जो विचार अपने रखे हैं उस पर। जी देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने नेताओं के बयान आए हैं, ये बहुत पुराना उनका आलोचना शास्त्र है। इतने दिनों में तो एनसीईआरटी की जो आलोचना की किताबें वो भी बदल जाती हैं। आज भी वो उन्हीं पुरानी चीजों के आधार पर आलोचना कर रहे हैं, जिसको अब लोगों ने समझ लिया है कि अब इसमें कोई दम नहीं रह गया है। वही पुरानी बातें कि विदेशी धरती पे जाके भारत को बदनाम कर दिया, इससे बाकी जो हमारे दुश्मन देश है उनका हौसला बढ़ेगा, वगैरह वगैरह। अब देखिए, इन चीजों में इसके बीच इतना सारा कुछ हो चुका है कि लोगों ने देख लिया कि क्या क्या आपका प्रशासन जो है किस प्रकार से रहा है, किस प्रकार से आप देश को चला रहे हैं। और ये बात बहुत सही है कि इस ग्लोबल हो चुकी दुनिया में सारे देशों की खबरें सारी तरफ हैं। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के लोग अभी तक नहीं जान सके हैं कि जो लोकतंत्र जो है वो एक वैश्विक फिनोमिना है। मेरे पड़ोस के देश में अगर ऐसी कोई लोकतंत्र को खतरा है तो मेरा चिंतित होना बहुत स्वाभाविक है। मेरे पड़ोस के देश में अगर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई कोई सरकार है, उसका तख्ता पलट हो जाता है तो मेरी चिंता का विषय है। अमेरिका जो है, वहां के रहने वाले लोग, उन्हें भी इस बात की चिंता है कि उनका अपना जो भारत देश है वहां लोकतंत्र की स्थिति क्या है। तो राहुल गांधी अगर इस बात को वहां बताते हैं तो ऐसा नहीं कि उन्हें पहले पता नहीं था, लेकिन ये लगभग वही ऑडियंस है जो एक प्रकार से मोदी जी के लिए बहुत बड़ी ताकत प्रदान करता था। मोदी जी की जो ये छवि है कि वो विश्व गुरु है और जितने बड़े बड़े नेता हैं वो उनके गले किया गया एक जो पूरा का पूरा प्रचार तंत्र है वही है। उस समय पहले तक ये मोदी के प्रति बहुत ही ज्यादा आकर्षित था, उनका भी भरोसा जो है वो टूटा हुआ है। सब लोग अब जान गए, वहां के लोग भी जान गए हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। राहुल गांधी ने इस बात को जाकर वहां पर फिजिकली प्रेजेंट होकर कहा है, इससे ज्यादा कोई अलग बात नहीं है, कोई नई बात उन्होंने नहीं कही है। और असली बात तो भारतीय जनता पार्टी को ये डर है या होना चाहिए कि अभी तो प्रेस से शायद उन्होंने अभी बातचीत की ही नहीं है राहुल गांधी ने। वहां पर मोदी जब जाते हैं तो केवल एक ही सवाल लेते हैं, बड़ा डर डर कर सवाल लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी तो खुलकर जवाब देने वाले हैं। उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी को अभी से करनी चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि पुराने मानदंडों के आधार पर अगर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की आलोचना करेगी उसका कोई असर नहीं होगा। आपको अब जो नए लोकतांत्रिक मूल्य हैं और विशेषकर 2019 में आई जो महामारी है उसके बाद जो दुनिया का दृष्टिकोण है, जो मोदी साहब की ओर देखने का बदला है, उसके बाद बहुत सारी घटनाएं हुई। भारत जोड़ो यात्रा भी हुई, इधर इलेक्टोरल बॉन्ड भी आया, किस प्रकार से आपने यहाँ पर तमाम संवैधानिक संस्थाओं को एक एक करके ध्वस्त किया, ये सारी बातें जो है बाहर जा चुकी हैं। तो अब लोग इस बात को समझने लगे हैं। जहां तक जिस सिख व्यक्ति की जो बात है और जिसके बारे में ये भी पहले कई बार प्रचार किया जा चुका है कि सिखों के प्रति जो है कांग्रेस जो है असंवेदनशील रही है, सिखों के खिलाफ जो दंगा भड़का उसमें भी जो है कांग्रेस का हाथ था। लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी ये क्यों नहीं बताती कि एक सिख डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो प्रधानमंत्री बनाया वो भी कांग्रेस ने ही बनाया, और एक ही टर्म नहीं रखा, 2 टर्म दिए। बहुत कम लोग हैं हमारे देश में प्रधानमंत्री बने जो लगातार 2 टर्म जो है बन सके, तो कांग्रेस ने उनको सम्मान बनाया। तो ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे जो है वो इनका पूरा का पूरा आलोचना शास्त्र जो मैं कहता हूं कि तेजी से जो है इररिलेवेंट होता जा रहा है, अप्रासंगिक होता जा रहा है। इन्हें अगर वाकई राहुल गांधी को आपको घेरना है, उसकी आलोचना करनी है, तो उन लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर करनी होगी कि कहां कहां पर आपकी कमी रही है। धर्मनिरपेक्षता को क्या पिछले सालों में खतरा पैदा हुआ, नहीं हुआ, लोकतंत्र कहां कांग्रेस ने कमजोर किया, ये बताने की ताकत अगर आपके पास है, इसके बिंदु आपके पास है तो आप लेके आइए। वरना अमेरिका जैसे देश में आप अगर सोचते हैं कि आप प्रभावित कर देंगे वहां के लोगों को, तो बहुत मुश्किल है।
अब असली समस्या जो होने वाली है, मोदी इस समय जब जाएंगे 22 सितंबर को जब वहां जाएंगे, तो हमें देखना होगा कि उनके पास ऑडियंस कौन सी होगी। क्या वही प्रायोजित ऑडियंस है जो अभी तक उनकी इस बात को सुन लेती थी कि अब की बार ट्रंप सरकार वहां के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, या तमाम तरह की गैर वैज्ञानिक बातें कहते रहे, गैर लोकतांत्रिक बातें करते रहे। इन सबको भी वहां का जो इंडियन डायस्पोरा है वो चुपचाप सुनता रहा। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार मोदी को वहां पर एक बहुत ही बदला हुआ माहौल मिलेगा। ये असली अड़चन जो है वो मोदी की है, और मोदी जी इस समय बहुत कमजोर स्थिति में है। ये सब लोग वहां के लोग जान चुके हैं, और राहुल गांधी ने इस बात पर मुहर लगा दी कि अब मोदी से कोई नहीं डरता, तो आपको कृपया अनावश्यक रूप से उनसे प्रभावित होने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी जो कुछ छवि थी वो बनाई हुई थी। ये बात राहुल गांधी का सबसे महत्वपूर्ण मैसेज है, जो वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि वो पहुंच चुका है। और जहां तक इसकी अंतिम बात कर देता हूं कि वहां जहां तक इसकी बात है कि विदेश में जाके आपने क्या बात कही क्या नहीं कही, तो इसके पहले तो विवेकानंद जो है, जब 1893 में उन्होंने जब भाषण दिया था, तो उन्होंने भारत के दुख दर्द और दरिद्री के बारे में तमाम लोगों को बता दिया गया था कि भारत की स्थिति क्या है। तो इसका क्या मतलब है कि विवेकानंद ने कोई देश के खिलाफ बातें की थी? ये सब बातों का अब कोई बहुत ज्यादा असर होना नहीं है। राहुल गांधी लौटेंगे, बहुत स्ट्रांग होके लौट रहे हैं, और मोदी जा रहे हैं अमेरिका, बहुत ही कमजोर होके जा रहे हैं। ये असली दर्द जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है, इसलिए वो बढ़ चढ़कर जो है इसके बारे में बयान दे रहे हैं। राजीव जी बिल्कुल। राहुल गांधी के बाद 22 तारीख को नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं, यूनाइटेड नेशन में भाषण भी देंगे। लेकिन उसके अलावा इंडियन डायस्पोरा को हमेशा वहां जब भी जाते हैं, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि विदेश में जिन भी देशों में जिस भी देश जाते हैं वो वहां इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करते हैं। लेकिन वो संबोधित किसको करते हैं? वहां जो लोग हैं उनको संबोधित करते हैं, या वहां से हिंदुस्तान पर निशाना साधते हैं और एक भाषण, चुनावी भाषण वहां से भी इंडिया में जो उनके भक्तगण हैं उनके लिए देते हैं? ये जरा सोचिए आप। लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी वहां टुकड़ों में अलग अलग लोगों से, अलग अलग जो छात्र हैं वहां गए हुए, रिसर्चर्स हैं, उन लोगों से वहां राहुल गांधी बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, उनके सवालों का जवाब देते हैं। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी पहले और राहुल गांधी अब में क्या फर्क है? राहुल गांधी पिछली बार भी गए थे, 2023 में भी गए थे, भारत जोड़ो यात्रा समाप्त करने के बाद मई के महीने में गए थे वो, और जून 8-10 दिन की उनकी यात्रा थी। उस समय की यात्रा और अभी की यात्रा में क्या फर्क है? जरा आना चाहता हूं अनिल जी आपके पास और आपसे समझूं। अभी आप हमारे चारों साथियों की बात सुन रहे थे, और बात विचार राहुल गांधी के भी आपने सुने और बात और विचार बीजेपी के भी सुने। अभी और तब, आज से साल भर पहले, फर्क जरा समझने की कोशिश करते हैं आपके जरिए, और यह भी कि आज इतना तिलमिलाई हुई क्यों बीजेपी है। अनिल जी। ये है कि पिछली बार वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थे, और हम लोग जिस तरह से हल्के में लेते हैं, हल्के में कर दिया है, ऐसा है नहीं बीजेपी ने कि लीडर ऑफ अपोजिशन का कोई अर्थ नहीं है, और वो राहुल गांधी को इसी तरह लेती है जैसे कि आम कोई नेता है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो वेस्ट में है उसको लोग मानते हैं शैडो प्राइम मिनिस्टर, उसको शैडो स्टेट का हेड मानते हैं। तो वो पहला जो सबसे बड़ा फर्क है कि अब वो एक वॉइस है, एक ऑफिशियल वॉइस है। जो आइडिया ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे हमारे पहले के वक्ता, वो उस आइडिया ऑफ इंडिया के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। तो अब उनको एक ऐसे वर्ल्ड लीडर के रूप में देखा जा रहा है जो इंडिया को एक समय में लीड करेंगे ऑफिशियली, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में, और प्रधानमंत्री के रूप में जो कहेंगे आप इंडिया को हेड करने। ये बहुत बड़ा फर्क है। इस फर्क का मतलब वो आप देख रहे हैं कि वो जो उनकी बात, हालांकि मैं देखता हूँ ये बहुत बड़ी उनकी मतलब ये है, मतलब हासिल किया हुआ एक समझिए कि उनका गुण है कि उन्होंने वो जो उन पर आ जाता है कि आपने जीत लिया हो तो आप अपने, मैं जो कह रहे थे कि मैं की बात करना, और ये वो उन्होंने, उन पर कोई फर्क नहीं आया है, उसी कॉन्फिडेंस के साथ अभी भी बोल रहे हैं। लेकिन ये अब एक बहुत बड़ा फर्क है, एक इंडिया के एम्बेसडर के रूप में गए हैं, जो बताने के लिए कि जो इंडिया की छवि बन रही है, जो बताया लोगों ने कि ये जो लोकतंत्र है वो नीचे जा रहा है, डाइवर्सिटी खत्म हो रहा है, लोग जो अलग अलग पंथ और धर्म के लोग हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनको कोई हैसियत नहीं है। तो वो बता रहे हैं कि जो इंडिया इन मेकिंग है,
जो इंडिया जो फाइट कर रहा है, जो इंडिया इस डिटोरिएशन से, इस जो गिरावट से, वो उसका सिंबल बन के गए हैं। तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये सच में अमेरिका भी उन्हीं चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो चुनौती वर्ल्ड ओवर में ये चालू है कि दक्षिणपंथी, जो ये पुरातन पंथी और दक्षिणपंथी और जो ये लोग हैं, वो उनके साथ फाइट चल रहा है। जो लोकतंत्र बचाने की जो जद्दोजहद है पूरी दुनिया में चल रही है। तो वहां पर भी एक तरह का इंटरवेंशन है यूएस में भी, कि वो जो है इसको लेकर के गए हैं कि जो आप भारत समझ रहे हैं वो भारत नहीं है, भारत एक दूसरे मूल्य के लिए है। और उनके साथ अब वो ताकत भी है कि चुनाव में जो उनको हासिल हुआ है वो है भारत जोड़ो यात्रा का एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीजें उनके पास है। तो ये ये अंतर, एक तो बड़ा अंतर है। दूसरा अंतर है कि देखिए एक बहुत बड़ी चीज जो वो कर रहे हैं, रिवाइव कर रहे हैं, ये वर्ल्ड लेवल का एक इंटरवेंशन है, जिसको मैं तो कम से कम मानता हूं कि पहली बार गांधी और नेहरू के बाद, या जो देश में बाद में भी भारत के नेता डॉक्टर लोहिया भी अमेरिका गए हैं, उनकी भी काफी चर्चा थी, जेपी भी गए, सब लोग जो वर्ल्ड को एक मैसेज देते थे वो ये था कि एक भारतीय लोकतंत्र जो है वो कितना वाइब्रेंट है, कितना मतलब लोगों इंक्लूसिव है, लोग सबको शामिल करके चलने वाला है, अल्पसंख्यकों को अधिकार देने वाला है। ये डिस्कोर्स था। इस डिस्कोर्स को खत्म कर दिया था मोदी जी ने। वहाँ एक 56 इंच घुसकर मारेंगे इस टाइप के इमेज को लेकर के वो जाते थे, बोलते थे बुद्ध का नाम, लेकिन वो जो इम्प्लीमेंट जो जिस तरह का ट्रंप का समर्थन करते थे, तो ये और गांधी का नाम लिया और बात की युद्ध की। तो वो जो है जो पॉलिटिक्स ऑफ लव जिसको कहते हैं, मोहब्बत की राजनीति का जो अभी पूरी दुनिया को जिसकी जरूरत है, तो वो उसको भी कर रहे हैं। तो इस अंतिम बात में कहूंगा, ये जो चीन वाला डिबेट चल रहा है उसको जरा जो जिस पर हो रही है कि आपने चीन की प्रशंसा की, वो बहुत ही अलग बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि पूरा जो हमारी इकोनॉमी है वो सर्विस और ये जो आउटसोर्सिंग पर डिपेंड हो गया है। हम जो है अपने प्रोडक्शन से जा रहे हैं, अगर ये चलता रहा तो मतलब हम बहुत ही दुर्गति को प्राप्त होंगे। ये उनका उसके लिए आगाह कर रहे हैं। चीन का उसने यही कहा कि जो प्रोडक्शन बेस्ड इसमें जो उसने हासिल किया है वो जो ताकत, उसके मुकाबले हमको प्रोडक्शन बेस्ड जो वेस्ट ने भी किया कि उनको दे दिया ये काम। तो ये बात वो कह रहे हैं कि भारत इसको लेना चाहता है और लेगा। अडानी अंबानी वाला जो इकोसिस्टम है ये इसको होने नहीं दे रहा है। एक बहुत बड़ा जो इकोनॉमिक जिसको आप कहते हैं फिलोसफी जो है और ये है जिसका कि आप गांधी नेहरू से भी एक नेहरूवियन जो पैटर्न ऑफ ये इकोनॉमी था उसकी ओर मतलब जाने का जो उनका है वो चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन है। और इसका सिर्फ ये मीडिया, गोदी मीडिया, और इसमें एक और पॉइंट कहूंगा मैं कि गोदी मीडिया ये इसके पास जो कहा दीपक जी ने, आलोचना शास्त्र पुराना है, वो उसके पास कर नहीं पा रहा है कुछ, मतलब कि कोई नया दिमाग लगाने की। अब ये लिमिट आपको पता चलता है आरएसएस और उसका जो इकोसिस्टम है, इससे ज्यादा उनके पास सोचने की कैपेबिलिटी नहीं, पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं थी, और आगे भी होने की संभावना नहीं है। बिल्कुल, दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप कह रहे हैं, उसमें जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे, एक तो एजुकेट मत करो उतना, लोगों को उतनी जानकारी ही मत दो जो जानकारी आपके लिए, आपके शासन के लिए, यानी आपकी सियासत के लिए घातक हो सकती है, और उसके लिए मीडिया आपके हाथ में है। तो राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, जो प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, चीन की बात और चीन का जिक्र करते हुए उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा कि भारत प्रोडक्शन में पिछड़ रहा है, भारत को प्रोडक्शन में आगे आना होगा। जो काम आज चीन कर रहा है और जिस काम में चीन की मदद की वेस्ट ने भी, पश्चिम के देशों ने भी, और वहां पर पूरा का पूरी डिपेंडेंसी हो गई, चीन की इकोनॉमी इसलिए बढ़ी है। लेकिन हमारे यहां चाहे अदानी हो, अंबानी हो, या ऐसे 20-25 लोग हैं जिनके कर्जे माफ कर दिए जाते हैं, लेकिन किसानों के कर्जे माफ करने से पहले कई बार सोचना पड़ता है सरकार को। ऐसे मिडिल क्लास है, ऐसे और भी मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनकी हालत काफी
काफी खराब हो गई है, ये सारी बातें राहुल गांधी कह रहे थे। लेकिन इन बातों को उसी हिसाब से जनता के बीच पहुंचाने का काम किसका है? काम है हम आप जैसे मीडिया और मीडिया के लोगों का। लेकिन मीडिया भी जब उसी तंत्र का हिस्सा हो तो फिर आप सही बात पहुंचाएंगे नहीं, और उन्हीं बातों को पहुंचाएंगे जो तोड़ मरोड़ कर राहुल गांधी को डिफेम करने की कोशिश होती रही, और वही किया जा रहा है। लेकिन अभी कुछ है जो वहां तक बातों को अगर सही राहुल गांधी के चैनल से ही अगर आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप मेरे चैनल पे भी मत आइए, वही देख लेंगे तो उन्होंने क्या कहा है वो समझ जाएंगे। इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं क्योंकि सच जानने का आपको हक है, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडिया आपको सच नहीं दिखाता। और यही बात राहुल गांधी आज कह भी रहे थे कि मीडिया ने क्या कुछ किया है, और इस देश की बर्बादी में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वो मीडिया का है, खुले तौर पे मैं कहता हूं। और यही बात यहां हमारे साथी जो कह रहे थे अनिल सिन्हा जी कि कैसे प्रोडक्शन, आप अगर सर्विस पे और ट्रेडिंग पे ही रह जाएंगे तो 16.5 लाख करोड़ आज आपने माफ किया, कल फिर 16.5 लाख करोड़ और या 20 लाख करोड़ माफ करने के लिए तैयार रहिए। लेकिन आप प्रोडक्शन में नहीं जाएंगे, आप मूर्तियां बनवा के लाएंगे चाइना से और हिंदुस्तान में लगा के गर्व से सीना ऊपर करेंगे। चलिए करते रहिए, आगे बढ़ते हैं। और राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं, और राहुल गांधी कैसे यहां चुनौती पेश कर रहे हैं, जरा इसको दूसरे हिसाब से देखा जाए। आप जरा हिंदुस्तान आ जाते हैं और हिंदुस्तान में उसका कितना असर हो रहा है ये समझा जाए। प्रोफेसर रविकांत जी, चुनाव का वक्त है, क्या यह मसाला मिल गया है जो राहुल गांधी ने कह दिया? सिखों की बात कर दी, राहुल गांधी ने चीन की बात कर दी, राहुल गांधी ने आरक्षण की बात कर दी। अब बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी आरक्षण और ओबीसी के विरोधी हैं। क्या देश की जनता मानेगी? चलिए ये बात कितनी बार भी आप कह दीजिए, लेकिन पिछले ये मणिपुर जब से गए हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी ने जब से शुरुआत की है 14 जनवरी से, उसके बाद से इतना रटा दिया है राहुल गांधी ने, और इसकी मार इतनी पड़ी कि नीतीश बाबू छोड़ के इधर इस पाले में आ गए। आप देख लीजिए, तो कैसे इस बात को ये देश की जनता मान जाएगी कि राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन या कांग्रेस SC ST OBC के खिलाफ है? अब इसी को साबित कर दे और इस चुनाव को जीत ले बीजेपी। जनाब प्रोफेसर रविकांत जी। देखिए राजीव जी, नरेंद्र मोदी की बात कितनी सच है, कितना ईमानदारी से वो बोलते हैं, ये अब देश पूरा जान चुका है। वो 15 लाख के जुमले से लेकर के 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिल रहा था, किसानों की आमदनी दोगुनी हो रही थी, महिलाओं का सम्मान बढ़ रहा था, वो लोग देख रहे हैं मणिपुर से लेकर के और हरियाणा तक। रही बात दलितों और पिछड़ों की, आदिवासियों की, तो पिछले अगर 3 साल को ही आप देख लें, 2 ही साल को देख लें, तो वो सच सामने आ रहा है कि राहुल गांधी संविधान बचाने की लड़ाई पूरी लड़ रहे हैं। आरक्षण के लिए खुल करके बोल रहे हैं कि आरक्षण की सीमा अब सिर्फ 50% नहीं होगी, वो बढ़ाई जाएगी, बैकलॉग की भर्तियां भरी जाएंगी। ओबीसी का सबसे बड़ा जो एजेंडा है कि जाति जनगणना होगी और फिर तय होगा कि किसके पास कितना माल है, और वो सिर्फ मुंडियां नहीं गिनी जाएंगी जाति जनगणना में, ये भी देखा जाएगा कि किसके पास कितनी जमीन है, किसके पास कितने मकान है, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी नकदी है, कितना बैंक बैलेंस है, ये सारा कुछ आएगा ना, उसके बाद पता चलेगा। तो राहुल गांधी तो वहां तक जा चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है नहीं। आप कभी कभी थोड़ा संवेदनशील हो जाया करिए कि बेचारे करे तो करे क्या मोदी जी, डिलीवरी के नाम पर उनके पास कुछ है नहीं। अब आपने बता ही दिया कि सरदार पटेल की मूर्ति चाइना से बनवा के लाई, यहां मेड इन इंडिया का गुणगान कर रहे थे, हुआ क्या ये सबको पता है। तो आप रोजगार क्रिएट कर नहीं पा रहे। कोरोना काल में जो कंपनियां बर्बाद हुई थी उन्हें आप चालू करवा नहीं सके, बैंक से उन्हें कोई मदद मिली नहीं। और दूसरा, जो 16 लाख करोड़ रुपए आप माफ कर रहे हैं उन उद्योगपतियों का, वो किसका पैसा है? राहुल गांधी ने बोल दिया ये सारे जो लोग टैक्स पेयर हैं, और वो टैक्स पेयर अब केवल सर्विस सेक्टर के लोग नहीं हैं, अब तो टैक्स मजदूर भी दे रहा है। आपने तो बीड़ी गुटखा से लेकर के और सारी जगहों पर जो माचिस है उस पर भी लगा दिया। आदमी होटल में खाना खाने जा रहा है, वहां भी जीएसटी दे रहा है 18%। तो हालात तो आपने इस कदर कर दिए हैं कि लोगों को रोज तकलीफ हो रही है। यही नरेंद्र मोदी हैं, अभी चुनाव में बोल रहे थे कि साहब हम 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, सरकार बन गई, उसके बाद गायब हैं। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुआ था, तब 2 सिलेंडर दे रहे थे फ्री अमित शाह, वो सब गायब है।
तो दरअसल मोदी जी या बीजेपी की जो बात है वो चाइनीज माल बन चुका है, कोई गारंटी नहीं है उसकी। और राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं उस पर सहज ही लोग भरोसा कर रहे हैं। अब मोदी जी की कुंठा क्या है, बीजेपी की कुंठा क्या है? एक और कुंठा है कि मोदी जी पर लंबे समय तक तो बैन लगा रहा, बेचारे अमेरिका नहीं जा पाए थे। और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के पहले वैश्विक छवि हासिल कर रहे हैं। अनिल सिन्हा जी ने जिस तरह पर इशारा किया, नेहरू जी की जो छवि थी आजादी के आंदोलन के दौरान ही, जो गांधी जी की छवि थी एक वैश्विक नेता की, वो छवि लीडर ऑफ अपोजिशन के पहले ही, राहुल गांधी की छवि वो पहले हो चुकी थी इंडियन डायस्पोरा में या अमेरिका में और जगहों पर। और अब तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, माने नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर का क्या विजन होगा देश के प्रति, क्या विदेश नीति होगी, क्या आर्थिक नीति होगी, ये तो क्लियर होना चाहिए। और राहुल गांधी से ज्यादा स्पष्ट कौन बात कर रहा है हर मुद्दे पर? मोदी जी तो 4 सवाल नहीं लेते, 4 छोड़ दिए, 2 नहीं लेते हैं। अभी अमेरिका जाएंगे और अगर 2 सवालों के जवाब दे दें तो मान जाऊंगा कि मैं हाँ मोदी जी का वाकई सीना 56 इंच का है। वो कभी सवाल, ऐसे सवाल भी जिस पर राहुल गांधी ने बेहद ईमानदारी से, मैं मानता हूं कि आज की तारीख में इस देश में सबसे ईमानदार और सबसे स्पष्ट कोई बात करने वाला है तो वो राहुल गांधी हैं। और वो ये भी कह चुके हैं कि चाहे पॉलिटिकली हमको नुकसान हो जाए लेकिन हम उन मुद्दों को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो आप क्या कहेंगे कि साहब राहुल गांधी रिजर्वेशन के खिलाफ है? अरे वो शख्स तो ये कह रहा है कि 50% की सीलिंग खत्म करनी है। वो शख्स सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को घुटनों के बल ला दिया हो आदिवासी और वनवासी वाले सवाल पर। आरएसएस 1952 से वनवासी शब्द का इस्तेमाल कर रही है और राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी को कि वो कहें कि हाँ आदिवासी हैं, इस देश के पहले मालिक हैं। भूल गए सारी कुछ, और उनको जो खड़ा करना चाहते थे ईसाइयों के खिलाफ वो सब कुछ गायब हो गया। और आपने जो किया, चलिए राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन बावजूद इसके आदिवासियों के साथ हो क्या रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, इस देश के भीतर क्या हो रहा है, लेटरल एंट्री कौन लेकर के आ रहा था? ये दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को नहीं दिखता है क्या? ऑब्वियस है कि दिखता है। इसलिए मैंने कहा कि अब नरेंद्र मोदी कुछ भी कहते रहे, बीजेपी कुछ भी कहे, उनकी बात पर किसी को अब कोई भरोसा नहीं है। चुनाव के दरमियान हम लोग बात कर रहे थे कि मैंने उस रिक्शे वाले से कहा कि मोदी जी पैसा देने की बात कर रहे हैं, तो वो जिस तरह से उसने मुझे रिएक्ट किया था, आज भी वही स्थिति है। और राहुल गांधी की जो क्रेडिबिलिटी बढ़ी है इस देश में, जो लोकप्रियता बढ़ी है, ये कौन नहीं जानता कि आज सबसे ज्यादा लोकप्रिय इस देश में राहुल गांधी हैं। अब सर्वे एजेंसी कौन क्या काम कर रही है ये अलग बात है, लेकिन सच ये है कि राहुल गांधी पर ये जितना अटैक करेंगे और जितना झूठ बोलेंगे उतना ही ज्यादा ये बेपर्दा होंगे और राहुल गांधी की राजनीति उतनी ही ज्यादा पुख्ता और मजबूत होगी। जी राजीव जी, पुख्ता और मजबूत होगी राहुल गांधी। उधर जो भी बात कह रहे हैं, इधर कोशिश हो रही है उन बातों को भुनाया जाए और अपने हिसाब से, क्योंकि चुनाव का वक्त है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की गतिविधियां तेज हैं और ऐसे में हरियाणा से लगातार इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। यहां इस्तीफे बीजेपी के खेमे से ज्यादा, और आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? इसी बीच एक इस्तीफा और सामने आ गया है और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट संतोष यादव ने इस्तीफा दे दिया है। और ये हरियाणा की मैं बात कर रहा हूं, तो ये इस्तीफे क्यों हो रहे हैं ये समझना होगा। ये देखिए इस्तीफे की कॉपी, संतोष यादव अभी से थोड़ी देर पहले बहुत दुखी मन से इस्तीफा दे रहे हैं, लिख रहे हैं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को, और भाजपा से यानी भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र। और यहाँ उन्होंने साफ साफ कि मैं पूर्व उपाध्यक्ष और हरियाणा विधानसभा एवं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की उपाध्यक्ष पार्टी के प्रति अपनी सेवाएं और निष्ठा समर्पित करते हुए वर्षों से कार्यरत रही हूं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति मेरा समर्पण सदैव अविचल रहा है और मैंने हर परिस्थिति में पार्टी के सिद्धांतों और नीतियों का पालन करते हुए कार्य किया है। ये पूरी चिट्ठी इन्होंने लिखी है और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। आखिर क्यों इस्तीफा दे रही हैं संतोष यादव, ये समझना जरूरी है, और इसलिए जरूरी है और आसान भी है समझना। बहुत यहाँ रॉकेट साइंस नहीं है इन इस्तीफों की बात समझने की, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की हालत पस्त है। चुनाव से पहले ये बात कही जा रही है और इन सब के बीच उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5
अलग अलग यात्राएं हरियाणा की करेंगे, 5 सभाएं करेंगे। आज उनकी भी जो रूपरेखा उनकी यात्रा की और वहां जाकर वो जो बातें रखने वाले हैं, उन सब की बातों की तो नहीं, लेकिन चुनावी रैलियों की बात तो सामने आ ही गई है कि कब कब जा रहे हैं। इन सब से इतर जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं, क्या इन चुनावों पे राहुल गांधी जो वहां बात कर रहे हैं उसका असर पड़ता हुआ भी देखेंगे हम? क्या कुछ देखते हैं आप राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी? क्योंकि लड़ाई खासकर हरियाणा में आमने सामने की है, बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है। यहां पे 10 साल बीजेपी है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी के इर्द गिर्द, और यही हाल उधर जम्मू कश्मीर में भी है, भले नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्यादा सीटें कांग्रेस ने दे दी हैं, 53 सीटें हैं, लेकिन उसके बाद भी यहां भी हम देख रहे हैं कि बात राहुल गांधी की ही होती है, जम्मू कश्मीर में भी। प्रशांत जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। इस वक्त राजीव जी कुछ भी होगा उसका असर चुनाव में होगा। ये जो अभी राहुल गांधी के बयान को लेकर हो रहा है इसका भी असर होगा। ब्रजभूषण शरण सिंह जो आके प्रेस में बोल रहे हैं विनेश फोगाट के खिलाफ, ये भी होगा। और केवल नेता के इस्तीफे की बात नहीं है राजीव जी, इसको रेलवे ने भी समझ लिया। एक विवाद उठा था कि विनेश फोगाट का रेलवे का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, और अगर इस्तीफा मंजूर नहीं होगा तो चुनाव नहीं लड़ पाएगी। 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है। कल रेलवे ने वो नोटिस पीरियड वेव कर दिया। कल नोटिस पीरियड को उन्होंने हटाकर इस्तीफा मंजूर कर लिया बिना शर्त। कैसे हो गया ये? क्योंकि उनको मालूम है कि इस वक्त अगर हम कुछ भी गड़बड़ करेंगे उसका असर हरियाणा के चुनाव में पड़ेगा। थोड़ी देर बाद मैं जरा अमेरिका यात्रा की एक बार फिर कर दूं। मोदी साहब चाहें आज अभी 8 बजने का टाइम तो निकल चुका है, अभी 8:30 बजे भी अगर मान लीजिए कि टीवी में वो आते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई उनकी सरकार जातिवाद जनगणना कराएगी और आरक्षण की 50% की सीलिंग को हटा रहे हैं। जातिवाद जनगणना से जो अनुपात आएगा उस हिसाब से आरक्षण को हम रिवाइज करेंगे। ये बयान, ये घोषणा तो वो 8:30 बजे टीवी में आके कर सकते हैं, तो राहुल गांधी की तो इस यात्रा की हवा वो निकाल सकते हैं बड़े आराम से, उनके हाथ में है जी। कि जैसे किसान आंदोलन के समय वो आए थे ऐसी, या नोटबंदी के समय राष्ट्र के नाम संदेश देने आए, ऐसी अभी आ जाए 8:30 बजे और घोषणा कर दे कि जातिवाद जनगणना कराएंगे और आरक्षण की लिमिट हम 50% से ऊपर कर देंगे। कितना मुश्किल टास्क दे रहे हैं आप। अगर देखिए राहुल गांधी को आप गिरिराज सिंह या ब्रजभूषण शरण सिंह से नहीं रोक पाएंगे, आपको बड़ा कुछ करना पड़ेगा। तो बड़ा करने के लिए ये मैं उनको कह रहा हूं कि अगर वो करे तो अभी राहुल गांधी का पूरी जो उनकी राजनीति वो हिल जाएगी बुरी तरीके से, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में वो इसी बात की राजनीति कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की। आप चैंपियन हो जाएंगे सामाजिक न्याय के। दूसरा और तरीका है राहुल गांधी की हवा निकालने का अमेरिका यात्रा की। आप अभी एक ट्वीट कर दें कि प्रधानमंत्री अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकन पत्रकारों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नेशनल प्रेस क्लब वॉशिंगटन में। अभी राहुल गांधी बगले झांकने लगेंगे। तो तमाम तरीके हैं जो उससे आप कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल काम है जैसा आप कह रहे हैं। दूसरा कि देखिए मोदी साहब ने क्या किया विदेश में जाके, किसी ने नहीं किया। मैंने कभी नहीं सुना, आपने कभी नहीं सुना। आप भी इतने समय गए हैं नेताओं के साथ, प्रधानमंत्रियों के साथ, राष्ट्रपतियों के साथ विदेश।
चीन में जाकर कह रहे हैं कि पिछले जन्म के कर्म खराब थे, इस वजह से भारत में पैदा हो गए। ऐसी सोच थी। ऐसी सोच कहाँ थी? ऐसे कौन से लोग मोदी साहब को मिले जो ये कहें कि मेरे कर्म फूटे हुए थे, मैं भारत में पैदा हो गया? हमको तो नहीं मिलते ऐसे लोग। मोदी जी कहाँ से, और वो भी विदेश में जाके कहा आपने विदेश में जाके ये कहा, जापान में शायद एक तस्वीर काफी वायरल हुई थी। नरेंद्र मोदी जी कुछ साथियों के साथ व्हाइट हाउस के गेट पे फोटो खिंचवाए थे। वो तस्वीर वायरल हुई थी। उन्हीं में से किसी ने कहा था, मुझे किसी ने बताया। तो अब आप सोचिए कि मान लीजिए कि आप ये सारी घोषणाएं अगर आप कर सकते हैं तो कर रहे। जो राहुल गांधी वह बात कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो 4 जून को ब्रांड मोदी नाम की चीज खत्म हो गई। और अभी जो आपने घोषणा बताया है, जो समाचार दिया है कि 5 जगह नरेंद्र मोदी हरियाणा में यात्रा कर रहे हैं। अगर राजीव जी इसमें बीजेपी को सफलता नहीं मिली, जैसे कि सर्वे आ रहे हैं, रिजल्ट वैसे ही आ गए, तो ये ब्रांड मोदी तो खत्म हो चुका, फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के अंदर के नाराजगी को झेलना। तो ये सारी चुनौतियां मोदी साहब के सामने हैं। लेकिन देखिए, रेत में सर डाल देने से तूफान जो है वो खत्म नहीं हो जाता। सामना करें, पॉलिटिकल तरीके से सामना करें, आके घोषणा कर दें कि जातिवाद जनगणना कराएंगे, 50% की सीलिंग खत्म करेंगे, जी हो जाएगा। जी बिल्कुल। बहुत मुश्किल टास्क आप दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के सामने। आपको आसान लग रहा होगा, राहुल गांधी को भी आसान लगता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो आप नहीं दूसरे प्रधानमंत्री कर देंगे, ये बातें कहते हैं राहुल गांधी। लेकिन नरेंद्र मोदी को ये टास्क इतना मुश्किल क्यों लगता है? पंकज चतुर्वेदी जी, ज़रा समझना चाहता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर छेड़ दी है प्रशांत टंडन जी ने। लेकिन नरेंद्र मोदी क्यों नहीं चाहते हैं? उनके हाथ में है जनगणना करवाना, उनके हाथ में है जातिगत जनगणना करवाना है, और उनके हाथ में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन करना क्यों नहीं चाहते हैं? को लगता है उनके हाथ में उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, है ना? वो इतने हाथों में बिक चुके हैं, कहीं उन पे इजराइल से, मोसाद से भी के हाथ भी बिक चुके हैं, और CIA के हाथ भी बिक चुके हैं, संघ की तो कठपुतली है ही है। वो किन किन हाथों में बिके, और अभी तो एक तरफ चंद्रबाबू नायडू टांग पकड़े और एक तरफ नीतीश कुमार खींच रहे हैं, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए, नरेंद्र मोदी को एक तोते की तरह पढ़ाकर लिखाकर सर्कस की रिंग में खड़ा किया गया था। उनको जितना सिखाया गया था, उनका ज्ञान अब समाप्त हो चुका है। इसीलिए 8 साल बाद US के टेक्नोक्रेट, साइंटिस्ट, कंप्यूटर एक्सपर्ट, उनको समझ में आया कि अभी तक जो हम 7 साल में एक भ्रम की दुनिया में जी रहे थे, उसके ज्ञान की समाप्ति हो चुकी है। मोदी जी विदेश में, US में भी जब गए तो उन्होंने सीमित विषयों पर बोला, जिसको कुल मिला के लफाजी कहते हैं। उसमें कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई ओरिएंटेशन नहीं था, कोई विजन नहीं था। जी राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, उनके पास एक विजन है, एक प्लानिंग है और एक पॉसिबिलिटीज है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है या संघ परिवार कर सकता है, वो हमने देख लिया। कमंडल की राजनीति के जवाब में मंडल की राजनीति जब खड़ी की गई थी, तब उस कमंडल की राजनीति को सपोर्ट करने वाले यही लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, वो कब आई थी?
तो ये लोग जो हैं, इनकी नीयत नहीं है। जी। 7वीं 8वीं बार फिर से बोलूंगा, वो ही पंडित नेहरू की बात है। यदि आरएसएस का आदमी बोले पूरब में जा रहा है तो बाकी 3 दिशाओं में तरफ से। संतोष यादव को जो आप इस्तीफे की अभी हम लोग चर्चा हरियाणा चुनाव के लिए कर रहे थे, देखिए हरियाणा में हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार वैशाखी के सहारे चुनाव लड़ रही थी जेजेपी के। अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही कुचल कर 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 करके चौटाला को पार्टी से यानी सत्ता से बाहर करा दिया। किस उम्मीद में कराया कि यार अगली बार जब समझौते में चुनाव लड़ेंगे तो 12-15 सीट इसको देनी पड़ेगी, अब हमको तो टिकट मिलेंगे। लेकिन हुआ इसका उल्टा। उल्टा ये हुआ कि जनवादी जनता पार्टी और आईएनएलडी और इन सब लोगों के तत्काल आयातित नेता आए और उनको टिकट दे दिया। बाकी टिकट जो बच रहे हैं पंचवाद को दिए। पहली लिस्ट में 13 आयातित थे और 16 वंशवादी थे। आज जो 21 की लिस्ट आई है उसके अंदर भी 6 आयातित हैं, एक तो ऐसे हैं जो परसों शामिल हुए। जी। अब आप बताइए, वो बेचारा कार्यकर्ता जो 40 साल से चने खाने वाले मनोहर लाल के जमाने से साइकिल से घूम के संघ का प्रचार गांव गांव कर रहा था, वो कहां जाएगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए जो प्रशांत भाई बहुत जटिल टास्क बता रहे थे, उनको करने की जरूरत नहीं, वो बड़े सरल टास्क पे जिंदा रहते हैं। जैसे उन्होंने सरल टास्क पे जिंदा रहने का तरीका जो हरियाणा में आम आदमी पार्टी के टिकट पर बहुत सारे जो इधर के असंतुष्ट थे उधर के असंतुष्ट उनको खड़ा करना शुरू कर दिया। कश्मीर में तो जो प्रतिबंधित संगठन है जमात इस्लामी के बहुत सारे लोगों को निर्दलीय खड़ा किया जा रहा है। आज राशिद इंजीनियर की भी जमानत चुनाव के लिए हो गई है। भगवान ने चाहे यदि ऐसे ही चला। जज साहब को बड़ा गुस्सा आता है कि लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या क्या राजनीति देख के जमानत देता, लेकिन अभी आप देखिएगा केजरीवाल की जमानत भी होगी। जी। तो वो बड़े सरल टास्क से चुनाव लड़ रहे हैं। जमात इस्लामी हिंद के लोगों को खड़ा करके और राशिद इंजीनियर की पार्टी को लेकर, बानी की पार्टी को लेकर अपना पार्टी जो है उन सबको खड़ा कर, हरियाणा में भी यही कर रहे हैं। उन्होंने चंद्रशेखर रावण को खड़ा कर दिया, चंद्रशेखर रावण को जेजेपा के साथ मिला के खड़ा कर दिया। बीएसपी का एक पैक्ट के साथ एक खड़ा हुआ है और आम आदमी पार्टी खड़ा कर। तो बहुत वो टैक्टिकली वो चुनाव लड़ रही। ये चुनाव हरियाणा का आप देखिएगा 21% 22% वोट वाला है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में असंतोष है। वो कह रहे तुम असंतोष में रहो, संतोष इस्तीफा दे दे, हम असंतोषियों को झाड़ू के सिंबल पे चुनाव लड़ा देंगे। जी। ये ऑप्शन खुला छोड़ रखा हो। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव, इधर राहुल गांधी विदेश में और उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, राहुल गांधी के भाषणों की चर्चा कर रहे हैं। और सुबह आंख खुलती है, राहुल गांधी का एक कार्यक्रम समाप्त हो चुका होता है, दूसरा कार्यक्रम चल रहा होता है और उसके बाद पूरे बीजेपी के लोग काम पे लग जाते हैं, अनिल सिन्हा जी। और सुबह से काम पे बीजेपी के नेताओं की बात कर रहा हूं, और फिर वहां तैयारी होती है उनके भाषणों को सुनना, उनके अलावा सैम पित्रोदा के भाषण को भी सुनना, और उसके बाद उसमें से भी कुछ चीज़ें निकाल कर ट्विटर और सोशल मीडिया के ज़रिए रखना, ये सारा काम चल रहा है। मतलब अच्छा है, ऐसे देखा जाए तो काम दिलचस्प शायद है, क्योंकि चुनाव का वक्त है और उधर के किचकिच में लगे। अभी संतोष यादव जी ने इस्तीफा दे दिया, ऐसे कई इस्तीफे हो रहे हैं, उससे थोड़ा सा डाइवर्ट तो कर रहे हैं राहुल गांधी को। इस मामले में बीजेपी के लोगों को कहना, बीजेपी के लोग राहुल का शुक्रिया अदा करें कि कम से कम उनके लिए दुख की घड़ी जो है वो कम की है राहुल गांधी ने, ऐसा माना जाए अनिल जी? देखिए, उनको अभी कुछ जो दो चुनाव हैं जम्मू कश्मीर में और हरियाणा के, दोनों चुनाव में आप देखेंगे कि कोई नैरेटिव बनाने में बीजेपी सफल नहीं हो रही है।
और बाकी जो झगड़े हैं वो तो आप सामने आ ही रहे हैं। ऐसे समय में उनको राहुल गांधी की यात्रा ने कम से कम ये ऑक्सीजन तो दे दिया है क्या कि मतलब छाती फुला के कुछ से कुछ बोलने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए उसमें एक चीज की कमी मैं देख रहा हूँ कि अब जो मैंने कहा था क्या कि उनकी लिमिट आ गई है, इससे ज्यादा वो सोच नहीं सकते और कर नहीं सकते। अभी वही वो पुराना देखिए जरा क्रोनोलॉजी में देखिए, पहले लगाया था उन्होंने स्मृति ईरानी को इसके लिए राहुल गांधी के खिलाफ, इसके बाद बीच में कंगना रनौत आई, उनको भी लेकिन चुप कराना पड़ा क्योंकि वो ज़्यादा मतलब क्या है कि ब्रीफ से ज़्यादा जितना कहा गया है उससे ज़्यादा वो करती थी एक्ट। अब गिरिराज सिंह है, गिरिराज सिंह एकदम आरएसएस के पुराने पेट है, मतलब एकदम जो जिस तरह की सांप्रदायिकता मतलब बिहार में कभी इवन बीजेपी के लीडर्स जैसे सुशील मोदी थे या और भी बहुत सारे लोग वो भाषा कभी इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। लेकिन गिरिराज सिंह एक ऐसा शख्स है जो कुछ भी मतलब किसी भी तरह का कम्युनल स्टेटमेंट दे सकता है, तो वो उसको लगाया है। अब देखिए कितनी कमी हो गई है। और आप सोशल मीडिया में देखेंगे कि एक बार उन्होंने किया, हमको लग रहा है क्या कि अब प्लानिंग की भी दिक्कत है, सिर्फ मामला कंटेंट का नहीं है, प्लानिंग का भी है। अभी देखिए आईटी सेल वो जैसे ही ये चर्चा चलाया कि विदेश की धरती पर, अब इतने वीडियो वायरल हो रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के, वहाँ से यूएसए से चाइना कोरिया कहाँ कोई देश ऐसा नहीं है जो बचा हो, उसमें सब जगह से आ रहा है कि किस तरह से ये पूरा देश को ही मतलब वो तो नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं, उसमें भी एक राइडर रखते हैं कि मैं उनके साथ नफरत नहीं करता, उनसे नफरत नहीं करता हूँ, ये बता रहे हैं। कभी नरेंद्र मोदी ने ऐसा डिस्क्लेमर नहीं दिया, नरेंद्र मोदी ने कभी ये डिस्क्लेमर नहीं दिया कि मैं नेहरू जी से नफरत नहीं करता हूँ, क्योंकि वो उनकी पॉलिटिक्स का हिस्सा है ही नहीं। नफरत ही की पॉलिटिक्स है, इसलिए वो कम से कम इस माने में सच्चे हैं कि नफरत को वो छिपाते नहीं है और मतलब खुलकर बोलते हैं, इसीलिए वो अंतर है। तो ये जरूर हुआ है कि ये जो ब्रांड अब फेल हो रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि देखिए अभी जो जाएंगे वो चुनाव में, अब वो नरेंद्र मोदी कौन सी बात करते हैं, इससे पता चलेगा कि कुछ नया उनके पास है या नहीं। तो मेरा अनुमान है क्या कि ये दोनों चुनाव में सबसे कम अगर रैलियां अगर होनी चाहिए, मतलब अगर बीजेपी के जो बनाने वाले हैं योजनाकार हैं वो निश्चित तौर पर कोशिश करेंगे कि कम जाएं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, क्योंकि उससे और उनकी सीटों की संख्या घटेगी, ये अनुमान है। इवन और एक लास्ट देखिए कि महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं, झारखंड। पहले क्या होता था कि चुनाव के पहले कारपेट बॉम्बिंग होती थी उनकी सभाओं की, कि हर जगह मतलब की सभाएं होनी है। अब इस बार हमको वो दिखाई नहीं देगा, हरियाणा में भी दिखाई नहीं दे रहे हैं और यहाँ भी नहीं। तो हमको लग रहा है कि वो धीरे धीरे इस पर आरएसएस महाराष्ट्र में मूर्ति गिरवा दिए, हरियाणा में पहले से गिरे हुए हैं, कहाँ से कारपेट बॉम्बिंग होगी? बॉम्बिंग पहले हो गई है। तो इसलिए अनिल जी ये बहुत चिंता का विषय है नरेंद्र मोदी जी के लिए भी पर्सनली कि करें तो क्या करें, क्योंकि ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कहीं एक छोटा सा टुकड़ा भी रोड का होता था तो उसका भी उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी जी पहुंच जाते थे चुनाव से पहले, लेकिन अभी वो भी नहीं हो रहा है। और एक जगह चुनाव हो दूसरे एरिया में वो चले जाते थे, रोड शो कर लेते थे, लेकिन अभी वो भी नहीं हो रहा है। तो कैसे राजनीति चेंज हुई है, सियासत में जो बदलाव है, और जिस पर राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि पिछले 4 जून के बाद से हमने बहुत सारे नैरेटिव को खत्म कर दिया है, जिसमें 56 इंच से लेकर गॉड से कनेक्शन तक की नैरेटिव जो है उसको कैसे ध्वस्त कर दिया गया है। और खासकर राहुल गांधी ये बात, नेता प्रतिपक्ष ये बात अगर कह रहे हैं तो गलत नहीं कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें दम तो होगा ही। और दोस्तों राहुल गांधी की इसी यात्रा पर एक शानदार पॉडकास्ट अभी इस कार्यक्रम के ठीक बाद आप देखेंगे मेरे और प्रशांत टंडन जी के साथ में, और उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सक्लूसिव मिलेंगी जो अभी हम न्यूज़ पॉइंट में जिन बातों को नहीं बता पाते हैं, नहीं रख पाते हैं। तो उसको ज़रूर देखिएगा ठीक इस प्रोग्राम के बाद। आना चाहता हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी के पास में। दीपक जी क्लोजिंग कमेंट, लेकिन
यहाँ बातें क्लोज नहीं हो रही हैं, बातें यहाँ शुरू हो रही हैं। बहुत कुछ अभी सुनना और उस पर चर्चा करना बाकी है, क्योंकि राहुल गांधी प्रेस से जब मुखातिब होंगे तो उनके सामने वो सारे सवाल आएंगे जिन सवालों से शायद नरेंद्र मोदी बचने की कोशिश करते हों। कैसे देखा जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस को? और आज एक और बड़ी चीज हो रही है, बड़ी घटना वहां उसी यूएस में हो रही है जहां चुनाव है और आमने सामने आज ट्रंप और कमला हैरिस होंगे और ये दोनों के बीच डिबेट है, ओपन डिबेट। ये भी एक मजेदार तथ्य है। तो बहुत कुछ है अमेरिका में, लेकिन बहुत कुछ हिंदुस्तान में भी हो रहा है और नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी परेशान है और लगातार हमला बीजेपी से ज्यादा हमला राहुल गांधी आरएसएस पर कर रहे हैं। आखिर क्यों? राहुल गांधी की जो यात्रा हो रही है, इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि ये राष्ट्रपति चुनाव होने की छाया में हो रहा है। लगभग उसके पहले पहुंच रहे हैं दोनों। मोदी जी के भी साथ यही है कि वो भी तब पहुंच रहे हैं जब उसके कुछ समय के बाद चुनाव होगा। लेकिन जैसा मैंने पहले राउंड में कहा कि मोदी जी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये होने जा रही है कि राहुल गांधी वहां पर जो है पूरे के पूरे तरीके से, जिसमें सबको सवाल पूछने की आजादी रहेगी, मतलब उनका जो भी समय निर्धारित होता है, भरपूर सवाल आएंगे। उन सवालों के साथ मोदी उनको कैसे फेस करेंगे? जब जाएंगे, वो खुद पहुंचेंगे अमेरिका में, तो वो सवाल उनका पीछा करेंगे। और अगर इस बार मोदी पहले जैसे ही रणनीति अपनाते हैं कि मैं कोई सवाल नहीं लूंगा या केवल एक सवाल लूंगा या केवल एक दो सवाल लूंगा, तो ये बात बहुत साफ हो जाएगी कि मोदी जी से तो लोगों ने डरना छोड़ दिया है, जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं। लेकिन खुद मोदी अभी भी घबराए हुए हैं, जैसे कि वो पहले से घबराए हुए थे। तो ये बात और निकलकर जब सामने आएगी, और हमारे यहाँ बात तो होती है कि जो कुछ विदेश में होता है उसका भी असर हमारे यहाँ होता है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि विश्व गुरु वाली छवि जो है कायदे से विदेश में ही क्रिएट की गई थी, जिसका असर भारत में भी हुआ है। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि जिस प्रकार से जो रिकॉर्ड 21-25 लोग जो इस पर बयान दे रहे हैं राहुल गांधी की बात का, उसका एक बड़ा कारण और है राजीव जी। जब से एनडीए की सरकार आई है 2024 वाली, उसमें मंत्री के पद बहुत सारे जो हैं कम हो गए हैं, क्योंकि सहयोगी दलों को बहुत सारे पद चले गए हैं। तो वहां पर मतलब अनार तो कम है और बीमारों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप आज भी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर मंत्री पद पाने का सबसे बड़ा तरीका, सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप नेहरू खानदान के खिलाफ, नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक या प्रियंका गांधी तक, सोनिया गांधी तक, आप कितनी खराब से खराब बात कर सकते हैं, उसके बाद आपको मंत्री पद से नवाजा जाएगा। लेकिन अब इसका कारण है कि 21, 22, 25 लोग जो बयान दे रहे हैं, उसका यही कारण है। और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ तो मुश्किल यह है कि उसे अपने सहयोगी दलों को भी बहुत सारे पद दे दिए गए हैं, तो अब बचे पद कम। इसलिए ये कंपटीशन जो है, इसको आप उस हिसाब से भी हमें देखना होगा कि मंत्री पद पाने की इच्छा जो है वो भी सामने आ रही लोगों की। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ समय के बाद, जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हो जाती, तब तक पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन्हीं चीजों में उलझी रहेगी, राहुल गांधी की बातों को लेकर। असली मुद्दा तो तब शुरू होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी राहुल गांधी की, उसके बाद नए मुद्दे आएंगे। तब आप देखिए और कितने लोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आज जो टैली है वो तो कुछ 21, 22, 25 की है। कल शायद हमें लगता है कि पूरे 50, 60, 70 लोग जो है, 100 लोग जो है राहुल गांधी की बातों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। कल हमारी डिबेट जो है राजीव जी और भी रोचक होने जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी उधर, और हम लोग लगातार कह भी रहे थे कि राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं और सबकी निगाहें टिकी रहती हैं। अमेरिका क्या, विदेश जाते हैं राहुल गांधी तो निगाहें टिकी रहती हैं। और इस बार तो एक पोर्टफोलियो राहुल गांधी लेके गए हैं, नेता प्रतिपक्ष का पोर्टफोलियो उनके साथ है, और इस हिसाब से अमेरिका में राहुल गांधी कुछ खास हो जाते हैं और यहाँ वो कुछ खास बोलते हैं और यहाँ उससे आगे बातें बढ़ती हैं और कुछ लोग और काम पे लग जाते हैं। चलिए, काम पे लोग लगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र से हरियाणा की अपनी यात्रा शुरू करेंगे और 14 तारीख को कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण देंगे और अपनी सरकार को बचाने की जुगत में लगेंगे। लेकिन 14 तारीख और आज 10 तारीख है, इन 4 दिनों में क्या कुछ होगा हरियाणा में, सबकी निगाहें उस पर भी टिकी हुई हैं। उधर जम्मू कश्मीर पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा
ज्यादा निगाहें राहुल गांधी के आने वाले जो कार्यक्रम हैं उस पर भी टिकी हुई हैं। सब हम आप तक पहुंचाएंगे और हमारे तमाम साथियों के विश्लेषण इसी तरह से आप सुनते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर दीपक पाचपड़ जी आपका क्लोजिंग कमेंट के लिए, अनिल सिन्हा जी, पंकज चतुर्वेदी जी, प्रशांत टंडन जी और साथ